दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एम जी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये आपका घटना चक्र द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश तथ्यसार, जो कि एक अद्यतन पुस्तक है। आपका 10 मार्च तक का अद्यतन है इसमें। तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं इसके पहले एक वीडियो आपका ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड किया गया है। ये दूसरा पार्ट आपका है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। इसमें ये 5 पेज में आपका दिया गया है, जो भी पूरे डिटेल्स के साथ में है। जो आपका अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है उसके संबंध में सारी चीज़ें आपको फैक्ट के रूप में दी गई हैं। चलिए फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूमिका के क्रम में अगर देखा जाए तो भूमिका में दिया गया है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना है। राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर निर्मित इस मंदिर का अत्यधिक सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस मंदिर के निर्माण की यात्रा राष्ट्र के जटिल सामाजिक, राजनीतिक और परिदृश्य को दर्शाती है। अयोध्या विवाद से जुड़े इतिहास की गहराइयों में व्याप्त है, परंतु अगर देखा जाए तो भूमि को लेकर हुए कानूनी और राजनीतिक संघर्ष जो हैं ये इसका समापन वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ। इसने भव्य राम मंदिर निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया और 2020 में शिलान्यास के साथ साथ क्रमिक रूप से इस विराट और दिव्य मंदिर में आकार इस जो विराट और दिव्य मंदिर ने आकार लेना प्रारंभ किया और जनवरी 2024 में अत्यंत शुभ मुहूर्त में यहाँ भगवान राम की अलौकिक मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण यहाँ अग्रलिखित शीर्षकों के अंतर्गत बिंदुवार प्रस्तुत किया जा रहा है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है प्राण प्रतिष्ठा समारोह। ये 22 जनवरी 2024 को दिन था, सोमवार, पौष माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मेष लग्न वृश्चिक नवांश में अभिजीत मुहूर्त में की गई। 84 सेकंड का ये अति शुभ मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र, इंद्र योग, अमृत सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग आदि के साथ संलग्न था। ज्ञातव्य है कि प्राण प्रतिष्ठा हेतु ये अति शुभ मुहूर्त काशी के संघ वेद विद्यालय के प्राचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा निकाला गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान गर्भगृह में प्रमुख पुरोहितों और अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख जो संघ के हैं मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल हुई। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो आपका इस अवसर पर देश भर से विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गणमान्य व्यक्तियों, संतों, धर्माचार्यों एवं जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों को भी अयोध्या निमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है जटायु प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर में कुबेर टीला का दौरा किया, वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर परिसर में जटायु की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगले पॉइंट में आपका जो दिया गया है इसका कुछ भाग यहाँ शेष दिया गया है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान व्यक्त किया गया। अब मंगल ध्वनि की बात कर लेते हैं। तो मंगल ध्वनि के अंतर्गत क्या दिया गया है, देश भर के 50 पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्तिपूर्ण मंगल ध्वनि का हिस्सा थे, जो अभिषेक के दौरान गुंजायमान रहे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अयोध्या के प्रसिद्ध कवि यतीन्द्र मिश्रा द्वारा संचालित इस भव्य मंदिर यानी भव्य मंगल ध्वनि की प्रस्तुति को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया गया।
अब चलिए वाद्य यंत्रों में से देख लेते हैं कौन कौन से वाद्य यंत्र थे। तो मंगल ध्वनि में प्रयुक्त जो प्रयोग होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनके संबंधित राज्य हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से थे, ये देखने को यहाँ मिलेगा। पहला आता है पखावज बांसुरी और ढोलक, ये उत्तर प्रदेश का है। बीड़ा कर्नाटक का, सुंदरी महाराष्ट्र, अलगोजा पंजाब, मर्दाला उड़ीसा, संतूर मध्य प्रदेश। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आता है पुंग मणिपुर, नगाड़ा और काली असम से, तंबूरा छत्तीसगढ़, शहनाई दिल्ली, रावण हत्था राजस्थान और श्रीखोल और सरोद पश्चिम बंगाल। अर्थात भारत के सभी राज्यों से लगभग यहाँ ये वाद्य यंत्र देखने को मिलेंगे। घटम है आंध्र प्रदेश, सितार झारखंड, संतर है गुजरात का, पखावज बिहार और हुड़का उत्तराखंड। इसी के आगे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट आपका है नादस्वरम मृगदम और तमिल, ये तमिलनाडु से है। तो ये आपके वाद्य यंत्र थे जो कि अलग अलग स्टेट से आए थे। अब नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर के विषय में, इनके विषय में कुछ चर्चा करना है। तो अयोध्या में नागर शैली में बृहद भव्य 3 मंजिला श्री राम मंदिर निर्माण है। अर्थात प्रश्न में जब कहीं भी पूछा जाता है तो किस शैली में अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो ये दोस्तों याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न बनता है नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, तो ये नागर शैली ध्यान रखना है। और भव्य 3 मंजिला श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है, जिसके भूतल का निर्माण पूर्ण होने की घोषणा जून 2023 में की गई थी। नेक्स्ट की बात करें तो मुख्य मंदिर 2.77 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने एकड़ में बनाया गया है, तो 2.77 हो जाएगा। जबकि कुल मंदिर का परिसर जो है ये 70 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि स्थल पर किया गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही स्थल भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी माना जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 9 नवंबर 2019 को आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। चलिए दोस्तों अगले पृष्ठ पर चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यह दिया गया अयोध्या राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। पहली विशेषता की बात करें तो वास्तुकला शैली है। मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में किया गया है। मुख्य वास्तुकार की बात करें तो मुख्य वास्तुकार जो थे वो थे चंद्रकांता भाई सोमपुरा, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। डिजाइनर सलाहकार कौन है? IIT गुवाहाटी, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे और SBNIT सूरत, CBRI रुड़की, NGRI हैदराबाद और IHBT पालमपुर, IIA बंगलुरु और NIRM बंगलुरु, ये इतने जो है डिजाइन सलाहकार थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में निर्माण कंपनी कौन सी कंपनी है जो निर्माण करवाई है, तो ये लार्सन एंड टोब्रो अर्थात L&T। परियोजना प्रबंधन कंपनी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड यानी TCEL। और मंदिर का आयाम की बात करें तो ये लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट है और चौड़ाई जो है ये 250 फीट है और ऊंचाई शिखर सहित कुल 161 फीट दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर क्षेत्र की अगर बात करें तो ये 2.77 एकड़ यानी कुल निर्मित होने वाला जो क्षेत्र है ये 57,400 वर्ग फीट में है। कितना है? 57,400 वर्ग फीट हो जाएगा। अब कुल क्षेत्र जो मंदिर का परिसर है ये लगभग 70 एकड़ यानी 70% हरित क्षेत्र है। वास्तुगत विशेषताओं की बात करें तो 3 मंजिला मुख्य मंदिर, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है और परिसर में कुल 392 स्तंभ यानी खंभे हैं और 44 काष्ठ दरवाजे और 12 प्रवेश द्वार हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परकोटा 4 दीवारी। अयोध्या का राम मंदिर विशेषता प्रकट करता है, जैसे कि 732 मीटर लंबा और 14 फीट चौड़ा ये परकोटा है जो पारंपरिक नागर शैली में हटकर द्रविड़ शैली में प्रभावित, अर्थात नागर शैली से हटकर द्रविड़ शैली में इसको प्रभावित है। और मंडप की बात करें तो ये मंडप जो है यथा नृत्य मंडप, रंग मंडप और सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, इतने मंडप इसमें बनाए गए हैं। कौन कौन से मंडप हैं? मंडप की बात करें तो ये है 5 मंडप,
ये था। इसमें कौन कौन से हैं? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। अब आते हैं मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो परिसर के चारों कोनों पर 4 दीवारों का निर्माण किया गया है, जो सूर्य देव और देवी भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव समर्पित हैं। मंदिर के उत्तरी भुजा पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा पर हनुमान जी का मंदिर निर्मित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट जो आपका आता है यह है मंदिर निर्माण में प्रयुक्त सामग्री। कौन कौन सी सामग्री मंदिर के निर्माण में प्रयोग की गई है? तो पहले की बात करें तो अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में स्टील और लोहे के उपयोग से परहेज किया गया है, अर्थात लोहे और स्टील को नहीं लगाया गया है। मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त जो पत्थर आया है तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है। इसे हंसी, पहाड़पुर और गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। चबूतरों के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया है। सफ़ेद मकराना संगमरमर और रंगीन संगमरमर का उपयोग भीतर के फर्श में और जड़ाई कार्य के लिए किया गया है। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से, रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश से मंडला जिले से मंगवाया गया है। और दोस्तों अगर बात करें तो महाराष्ट्र के बलारशाह और अल्लापल्ली वन क्षेत्रों में आई सागौन की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 काष्ठ दरवाज़ों को बनाने में किया गया है। इनमें से 14 दरवाजे पर सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है भूकंप रोधी संरचना वाले इस मंदिर का मुख्य भाग राजस्थान के मकराना संगमरमर की श्वेत शोभा से सुसज्जित है। जो श्वेत शोभा है इसे सुसज्जित है और इस मंदिर में देवताओं की आकृष्टि नक्काशी कर्नाटक के चरमूर्ति बलुआ पत्थर से की गई है, जबकि प्रवेश द्वार पर भव्य आकृतियों में राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एक स्थान है बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें निर्माण में विशेष ईंटों को शामिल किया गया है जिन्हें रामशिला के नाम से जाना जाता है, जिन पर श्री राम उल्लेखित है और माना जाता है कि ये ईंटें राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के साथ एक प्रतीकात्मक समानता दर्शाती है, जो मंदिर के आधुनिक शिल्प कौशल को प्राचीन प्रतीकता से जोड़ती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। अगला पॉइंट आपका आता है मंदिर निर्माण की अन्य प्रमुख सामग्री में नेपाली की गंडक नदी में पाई जाने वाली शालिग्राम शिलाएं हैं और ताम्र प्लेटें, स्वर्ण और अष्टधातु की आदि शामिल की गई हैं। चलिए अब देखते हैं मंदिर वास्तुकला कौन सी है। मंदिर वास्तुकला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर वास्तुशैली में किया गया है। ये जरूर ध्यान में रखना है। तो पारंपरिक नागर वास्तुशैली में किया गया है और मंदिर की मूल डिजाइन जो अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा वर्ष 1988 में बनाया गया। वर्ष 2020 में पुराने डिजाइन को वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार पुनः नया रूप प्रदान किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांता भाई सोमपुरा हैं तथा उनका सहयोग उनके 2 पुत्रों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा द्वारा किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों डिजाइन के साथ में दिया गया है। डिजाइन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया गया है मंदिर के चारों ओर परकोटा जिसकी लंबाई 732 फुट और चौड़ाई 14 फुट है। ये तो बात समझ में आ गई कि जो लंबाई है वो 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। अब पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। कुल जो 392 स्तंभ हैं और 44 काष्ठ दरवाजे हैं। इसके साथ साथ प्रवेश के लिए अगर देखा जाए तो प्रवेश द्वार दिशा में सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश 32 सीढ़ियाँ कुल बनाई गई हैं। ये 3 मंजिला, प्रत्येक मंजिल में 20 फीट की ऊंचाई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट आता है 5वीं शताब्दी के आसपास में क्रमिक रूप से उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का विकास तीव्रता से हुआ और नागर शैली में निर्मित मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते हैं जिसे जगती कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मंदिर के मुख्य भाग में गर्भगृह होता है जहां पर प्रमुख देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। वो मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो गर्भगृह के सबसे ऊपर शिखर जैसी आकृति होती है जो नागर शैली के मंदिरों की विशिष्टता होती है और शिखर के ऊपरी हिस्से पर कलश और ध्वजा विद्यमान रहती है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो गर्भगृह के चारों ओर एक विशिष्ट
प्रदक्षिणा पथ होता है जिसका प्रयोग भक्तगण परिक्रमा के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, गर्भगृह के सामने मंडप मौजूद होता है जो शिखर से सुशोभित होता है, परंतु सबसे ऊंचा शिखर ये गर्भगृह के ऊपर ही होता है। मंडपों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, रामलला की मूर्ति की बात कर लेते हैं। तो गर्भगृह में स्थापित करने हेतु मूर्ति निर्माण कार्य की जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा मूर्तिकारों को सौंपा गया, जिसमें मूर्तिकार अरुण योगीराज, मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे, मूर्तिकार गणेश भट्ट शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीनों मूर्तिकारों द्वारा अलग अलग 5 वर्षीय बाल स्वरूप में श्री राम मूर्ति का निर्माण किया गया, जिसमें सत्यनारायण पांडे द्वारा राजस्थान के मकराना संगमरमर से, जबकि अरुण योगीराज द्वारा गणेश भट्ट और कर्नाटक के मैसूरू की कृष्ण शिला द्वारा मूर्ति निर्माण किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया के माध्यम से अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच वाली ऊंची मूर्ति लगभग 200 किलो वजन वाली 5 वर्षीय बाल स्वरूप श्री रामलला की मूर्ति का चयन गर्भगृह में स्थापित करने हेतु किया गया है। अब दोस्तों आगे अगर बढ़ जाएं तो इस श्यामल मूर्ति का दाहिना हाथ आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है, जिसे तीर पकड़ने हेतु डिजाइन किया गया है, जबकि बाएं हाथ में धनुष धारण करे हुए दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामलला की मूर्ति दोनों तरफ विष्णु के अवतार उकेरे गए हैं और विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि अवतार को उत्कीर्ण किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस बार आपको ये मूर्ति देखने को मिलने वाली है, जिसमें सबसे ऊपर क्या है, सूर्यदेव को उकेरा गया है, उसके बाद चक्र है, गणेश है, ओम है, वामन है, शंख है, गदा है, वास्तिक है, परशुराम है। ये सारी चीज़ें इस डिजाइन में बना दी गई हैं। इसी के साथ साथ नृसिंह है, बारह, कूर्म, मत्स्य, हनुमान और परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और गरुड़ सबको यहाँ जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। अब दोस्तों ये मूर्ति ध्यान से देख लीजिए, सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसके लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 4.24 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो 3 फीट है। पद कमल है। वजन की बात करें तो लगभग 200 किलोग्राम है और रामलला के इस पवित्र विग्रह को बाल रूप का नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रामलला को पद्म यानी कमल पर खड़े हुए दर्शाया गया है। उनके दाहिने चरण के पास भगवान हनुमान और बाएं चरण के पास भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाया गया है। रामलला के सिरे के आसपास ओम, स्वास्तिक, चक्र, शंख तथा गदा उत्कीर्ण किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों रामलला के सिर पर ठीक से ऊपर भगवान सूर्यदेव की आकृति उत्कीर्ण है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम यानी प्रभु राम का संबंध सूर्यवंश से बताया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रामलला के इस अद्भुत विग्रह को बालक राम नाम दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अयोध्या विवाद की पृष्ठभूमि। दोस्तों अगर बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राम मंदिर का स्थान वही स्थान है जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी स्थान पर मुगलों द्वारा एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। विवाद इस बात पर रहा कि बाबरी मस्जिद जो है 16वीं शताब्दी में राम मंदिर को तोड़कर या संशोधित करके उसके बाद बनाई गई। मूल विवाद मंदिर मस्जिद के बीच 2.77 एकड़ जमीन को लेकर था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा कराया गया और हिंदुओं ने वर्ष 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखकर इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1980 में दशक में विश्व हिंदू परिषद द्वारा हिंदुओं के लिए वो स्थान पुनः प्राप्त करने तथा स्थान पर रामलला को मार्मिक यानी समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 6 दिसंबर 1992 को हिंदू कारसेवकों की एक भीड़ ने अयोध्या शहर में 16वीं सदी के विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस घटना की जांच के लिए लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया। अब चलिए लिब्राहिम आयोग का गठन किया गया तो क्या है इसका डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये आपका आयोग बनाया गया जो कि 16 दिसंबर 1992 को न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह लिब्राहन को अध्यक्षता में गठित की गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है
आयोग को 3 माह में रिपोर्ट सौंपनी थी, परंतु 48 बार अधिक विस्तार किया गया, जिस कारण ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे लंबा जांच आयोग बन गया। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों 2010 के इलाहाबाद और उच्च न्यायालय में विवादित भूमि से संबंधित मुकदमों पर अपना फैसला सुनाया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 बार यानी 3 बराबर हिस्से में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल और वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा तथा हिंदू महासभा के विभाजित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो वर्ष 2011 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसले पर रोक लगा दी गई और 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर बनाने के लिए विवादित भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया है और साथ ही साथ न्याय सरकार को मस्जिद बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल का बोर्ड की अध्यक्षता में 2 हेक्टेयर यानी कि 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश किया गया और ज्ञातव्य है कि ये भूमि अयोध्या के धन्नीपुर ग्राम में आवंटित की गई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है 5 फरवरी 2020 को सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के संगठन की घोषणा की गई और राम मंदिर का निर्माण इसी ट्रस्ट की देख रेख में किया जा रहा है। अब नोटेड पॉइंट है दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र क्या है तो कुल 15 सदस्य हैं और महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव हैं और नृपेंद्र मिश्रा निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। गोविंद गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता के पराशरण ट्रस्ट के मुख्य प्रवक्ता हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आपका आता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद न्यायिक कालक्रम, कैसे ये कालक्रम चला। सबसे पहले पहुंचते हैं तो 1853 में बाबरी मस्जिद स्थल पर पहली बार धार्मिक हिंसा भड़की थी और निर्मोही अखाड़ा द्वारा अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समक्ष मंदिर का दावा। अब इसी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 1859 6 वर्ष बाद अंग्रेजों द्वारा विवादित स्थल को प्रार्थना हेतु 2 भागों में विभाजित किया गया। अंदर के हिस्से को नमाज करने और बाहर के हिस्से चबूतरे हिंदू पक्ष को पूजा करने के लिए प्रदान किया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका है 1885 की अगर बात करते हैं तो महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद जिला न्यायालय में विवादित ढांचे के बाहर राम चबूतरे के ऊपर एक छतरी बनाने की इजाज़त मांगी, परंतु कोर्ट ने इजाज़त को खारिज कर दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1949 विवादित परिसर में रामलला आदि की मूर्तियां स्थापित की गईं और 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने मूर्तियों की पूजा के अधिकार के लिए जिला अदालत में मुकदमा दायर किया। इसी के साथ साथ दोस्तों 1959 में क्या हुआ, निर्मोही अखाड़ा द्वारा इस स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है तो ये है राम मंदिर निर्माण का महत्व क्या हुआ। तो धार्मिक महत्व में अगर देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण के बाद दशकों से इसे लेकर चला आ रहा हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक संघर्ष समाप्त हो गया। पहला काम हुआ, इसमें देश में धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है सांस्कृतिक महत्व। तो अयोध्या और राम मंदिर को देश में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत का क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार मंदिर निर्माण भारतीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है अप्रैल 2022 में विवादित स्थल पर मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ की गई। तो इसको इस तरह कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ निर्मोही अखाड़ा वाला पॉइंट आपका आ जाता है, उसके बाद ये एरो इस तरह लगा है तो इस तरह चलेंगे। तो दोस्तों अब 1961 की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया गया। अब दूसरा पॉइंट आता है तो यह 1 फरवरी 1986 को अदालत ने सरकार को हिंदू श्रद्धालुओं के लिए परिसर का ताला खोलने का आदेश दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 16 अगस्त 1989 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विवादित ढांचे पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका आता है 3 अप्रैल 1993 केंद्र द्वारा विवादित भूमि अधिग्रहण के लिए
एग्जीबिशन ऑफ सर्टेन एरिया एंड अयोध्या एक्ट 1933 पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद ये 139 के तहत उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के पास स्थानांतरित किया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका 24 अक्टूबर 1994 ऐतिहासिक इस्लाम फारूकीबाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और मस्जिद इस्लाम में अभिन्न अंग नहीं है, ये कहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अप्रैल 2022 में विवादित स्थल पर मालिकाना हक निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रारंभ की। इसी के साथ साथ अगर दोस्तों देखा जाए तो आपका 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने एक बहुमत में विवादित क्षेत्र को 3 बराबर हिस्सों में बांट करके उत्तर प्रदेश सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के मध्य जो वितरित करने का आदेश सुनाया गया था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 9 मई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी गई। और आगे बढ़ते हैं तो ये दोस्तों जनवरी 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की नियुक्ति यानी संविधान पीठ का गठन किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो मार्च 2019 में शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश इब्राहिम कलीफुल श्री रविशंकर और प्रसिद्ध मध्यस्थ श्री राम पंचू की मध्यस्थता पैनल जो है ये समाधान में विफल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2019 अगस्त का सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। अब दोस्तों आता है नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें दिया गया है कि नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में 2.77 एकड़ विवादित भूमि रामलला विराजमान को देने का फैसला सुनाया है और साथ ही साथ केंद्र में उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका इस प्रकार से रहा, जो भी महत्व है ये भी आपको दिखाया गया। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।